नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। ये राजपूत शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग राजपूतानी होगा, राजपूतानी, अर्थात ऑप्शन ये सही है, राजपूतानी। इसमें ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ये बच्चों ने खेल खेला, ये वाक्य है, इसका भविष्य काल में बताना है। ये कह रहा है कि बच्चे खेल खेल चुके, ये भूतकाल है। चुका, चुकी, चुके, ये भूतकाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी है कि बच्चे खेल रहे हैं। हा, है, ही, हैं, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, वर्तमान काल। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे खेल चुके होंगे। चुका, चुकी, चुके, ये किसके अंतर्गत आता है? ये अंतर्गत आता है भूतकाल की। आगे है कि बच्चे खेल खेलेंगे। बच्चे खेल खेलेंगे, ये भविष्य काल की बात कर रहा है, तो ये भविष्य काल के अंतर्गत आता है। तो इस वाक्य को भविष्य काल में बदलना था, तो इसका होगा कि बच्चे खेल खेलेंगे। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताओ। ये तपस्वी शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा। क्या होगा? तपस्विनी, तपस्विनी। जो ऑप्शन ये में सही है कि तपस्विनी। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार शब्द दिया है, इसका बहुवचन बताना है। तो तलवार शब्द का बहुवचन होता है तलवारें, तलवारें। इसमें भी ऑप्शन ये सही है, तलवारें। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। देखिए, जो स्वर है, स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? वह वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, यानी कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आए, वो, आओ। ये 11 स्वर होते हैं। यानी कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और जो अंग और आहा होते हैं, ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब जो स्वर है, स्वरों के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इर्री। यानी कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इर्री। जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये, आए, वो और आओ। ये जो 7 हैं, यानी कि बड़ा आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये, आए, वो, आओ, ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर देख लेते हैं। प्लुत स्वर जैसे ओम, राम, ये जो चिन्ह है ये प्लुत स्वर का चिन्ह है, प्लुत स्वर का चिन्ह है। तो जैसे ओम, राम, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। और जो ह्रस्व स्वर होता है इसमें, यानी कि ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर को उच्चारण करने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। अब इसमें कह रहा है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सा ऊष्म व्यंजन है। व्यंजन की बात आई है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। जो व्यंजन है इनके 3 भेद हैं। अब ये 3 कौन कौन हैं? जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या 25 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन है इनकी संख्या 4 है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। तो व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये कौन कौन होते हैं? या, वा, रा और ला। ये जो 4 वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? तीनों सा, यानी कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा और हा, यानी कि तीनों सा और हा, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और विकल्प में जो तालव्य सा है ये दिया हुआ है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है। देखिए जो रस होते हैं, जो रस होते हैं, तो रस के 9 भेद होते हैं। रस के 9 भेद होते हैं। और जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है। दूसरा है हास्य रस। जो हास्य रस है इसका अस्थाई भाव हास होता है, यानी कि हंसना। और अगला है कि वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। करुण रस, जो करुण रस है इसका अस्थाई भाव शोक होता है। तो ये पूछ रहा है किस रस को रसों का राजा कहते हैं। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। यानी कि जो इस तरफ है वो संज्ञा है और इस तरफ जो है विशेषण है। तो इस संज्ञा से बनने वाले जो विशेषण हैं उनको बताना है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सुख दुख, यानी कि जो सुख का दुख क्या है, ये विलोम है। विलोम यानी कि उल्टा है। सुख का विलोम क्या होता है? दुख, या दुख का विलोम सुख होता है। तो जो सी ऑप्शन में है ये विलोम शब्द दिया हुआ है। बी कह रहा है कि प्रेम प्यार ये समानार्थी शब्द है। प्रेम प्यार ये क्या है? समानार्थी शब्द है। अगला है कि स्वर्ण सोना ये भी समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है। जो पक्ष
और पाक्षिक है, यानी कि पक्ष एक संज्ञा शब्द है और इसको जब हम विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाक्षिक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। सर्वनाम किसे कहते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। जो सर्वनाम है, जैसे कह रहा है कि वो बाजार जाता है, वो बाजार जाता है, और दूसरा वाक्य है कि वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। जो वह है ये सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। बाजार ये कर्म है, जाता है ये क्रिया है, ये क्रिया है। अब यहां लिखा है कि जाता है, तो इससे क्या पता चलता है भाई, इससे यह पता चलता है कि यहां कोई पुरुष होगा। क्या होगा, पुरुष होगा। जैसे राम हो सकता है, वो श्याम हो सकता है, वो मदन हो सकता है, वो मगन हो सकता है, मतलब जो भी बाजार जा रहा है वो पुरुष है। ये किससे पता चलता है, ये क्रिया से पता चलता है कि वो बाजार जाता है। अब दूसरा वाक्य कि वह बाजार जाती है, अब ये भी क्रिया है, जाती है क्रिया है, बाजार कर्म है और वो सर्वनाम है। तो अब यहां लिखा है कि जाती है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो सर्वनाम है यानी कि वो है, वो किसको इंगित कर रहा है, किसी स्त्री को इंगित कर रहा है, यानी कोई लड़की या स्त्री बाजार जा रही है। जैसे वह सीता हो सकती है, गीता हो सकती है, मीरा हो सकती है, मीता हो सकती है, वो कोई भी है जो, वो क्या है, एक स्त्री है जो बाजार जाती है। तो हमें लिंग का पता किससे चलता है, क्रिया से। ये भी क्रिया है, इससे भी लिंग का पता चला, ये भी क्रिया, इससे लिंग का पता चला। मतलब ना कर्म से हमें लिंग का पता चलता है, ना सर्वनाम से, ना वचन से। हमें जो क्रिया शब्द है तो क्रिया शब्द से लिंग का पता चलता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है, क्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पद्मावत। जो पद्मावत रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। विज्ञान गीता केशव दास की रचना है, केशव दास की रचना है। रस विलास, जो रस विलास है ये चिंतामणि की रचना है। किसकी रचना है, चिंतामणि की रचना है। श्रृंगार लहरी ये रत्नाकर की रचना है, रत्नाकर की रचना है। तो इसमें जायसी की पूछ रहा है तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। जो भारत दुर्दशा है ये उपन्यास नहीं है, यह एक नाटक है और इसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। तो इसकी रचना किसने की, ऑप्शन डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देवकीनंदन खत्री, इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम चंद्रकांता है, चंद्रकांता है। अयोध्या सिंह की रचना है अधखिले फूल, अधखिले फूल। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। लिखा है चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद पल्लव, ये किसकी रचना है। तो जो सुमित्रानंदन पंत हैं, सुमित्रानंद की रचना है चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद पल्लव। ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं, यानी ऑप्शन ये सही है। अज्ञेय की रचना है, जो अज्ञेय हैं इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर
क्षण भर। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनकी रचना है त्रिधारा, त्रिधारा। और इनकी और दूसरी रचना है मुकुल। तो त्रिधारा, मुकुल, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। केदारनाथ की रचना है अकाल में सारस, अकाल में सारस, अकाल में सारस किसकी रचना है? केदार सिंह की। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, सुमित्रानंदन पंत। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? यह साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया। कब? 1955 ईस्वी में। इनकी एक रचना थी हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी। इसी रचना के लिए इन्हें, हिम तरंगड़ी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं संविधान वाली और 2 अन्य भाषाएं, एक राजस्थानी भाषा और दूसरी अंग्रेजी भाषा, दूसरी अंग्रेजी भाषा। तो इन 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 वाला हिंदी में किसे दिया गया? तो संजीव को दिया गया, संजीव को दिया गया। इनकी रचना थी मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ये इनका उपन्यास था। इनके लिए 2023 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 1983 ईस्वी में मरणोपरांत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य यानी कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना थी खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। तो इनकी कौन सी रचना थी? खूंटियों पर टंगे लोग, यानी कि ऑप्शन ये सही है, खूंटियों पर टंगे लोग। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि ये गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को पढ़कर, इस गद्यांश को पढ़कर आगे 5 प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। यानी कि जो हम्पी राज्य है, इसे सपनों की नगरी किसने कहा था? तो पुर्तगाल के इतिहासकार डोमिंग पेस ने। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने सन 1336 ईस्वी में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेवराय थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संग सन 1565 ईस्वी में संयुक्त आक्रमण से हुआ। किस आक्रमण से इस राज्य का पतन हुआ? संयुक्त आक्रमण से। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया और उस साम्राज्य का दुखद अंत था, जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र था। जो हम्पी था
कौन सा शासित क्षेत्र था, यानी कि इस पर किसका शासन था, तो इस पर बाली का शासन था, जो किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान यानी गोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यवंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर नगरी का नाम पड़ा है। ये हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब इससे संबंधित जो 5 प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। तो गद्यांश में किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था, तो पुर्तगाल इतिहासकार डोमिंग पेस ने स्वप्नों की नगरी कहा था। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह कह रहा कि हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ। आपसी मनमुटाव से, आपसी झगड़ा से, संयुक्त आक्रमण से या आपसी कूट से। तो गद्यांश में देख लेते हैं किससे हुआ। यह संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। क्या, जो साम्राज्य की शक्ति यानी कि इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संग संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। तो इसका पतन किससे हुआ, संयुक्त आक्रमण से। तो इसमें ऑप्शन सी संयुक्त आक्रमण सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था। तो हमने गद्यांश में देखा है कि जो बाली था, तो बाली के शासन का हिस्सा था क्या, किष्किंधा का भाग। जो बाली था, बाली किष्किंधा का भाग शासनकाल जो था वहां पर बाली का था। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष जो है ये शिव के यानी कि भगवान शिव के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। किसके, शिव के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। आइए गद्यांश में देख लेते हैं। यहां पर लिखा है कि विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। तो ये भगवान शिव के बारे में कहा गया है। तो शिव से संबंधित इसमें कौन सा कथन हो सकता है। पहला कि विलक्षण नेत्रों वाला, दूसरा है निर्जन। निर्जन तो नहीं हो सकता। निर्जन मतलब निर्धन जन यानी कि बिना लोग वाला स्थान निर्जन कहलाता है, जहां लोग ना हो यानी कि जहां मनुष्य ना हो। शक्तिशाली ये भी नहीं है। गुस्सैल स्वभाव वाला ये भी नहीं होगा। लिखा है ऑप्शन ए विलक्षण नेत्रों वाला, यानी कि भगवान शिव को त्रिनेत्र भी कहते हैं। तो उसी प्रकार जो विलक्षण नेत्रों वाला है, तो ऑप्शन ये सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं। भीड़ भाड़ या सघन या हरियाली या जनशून्य। तो ऑप्शन ये जनशून्य सही है। यानी कि जो निर्जन, जनशून्य के मतलब होता है निर्जन, यानी कि जहां लोगों की उपस्थिति ना हो उसे जनशून्य या निर्जन कहा गया है। तो ऑप्शन इसमें ये सही है, जनशून्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए।